बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 फोर्स एंड मोशन के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 स्क्वायर रूट 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आपको स्टेटमेंट के अंदर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी गई है और आपको कहा गया एंगल फाइंड आउट करें। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट इक्वल है ए डॉट बी इज इक्वल टू 4 और वेक्टर प्रोडक्ट इक्वल होती है ए क्रॉस बी और वो उसकी वैल्यू है हमारे पास 4 स्क्वायर रूट 3 के। एंगल हमने फाइंड आउट करना है और फार्मूला ए डॉट बी का होता है ए बी कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का होता है ए बी साइन थीटा। सोल्यूशन निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास बनेगा ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। यहाँ पर ए बी को ए बी से कैंसिल कर देंगे तो बेटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा के। तो बेटा ये फार्मूला बन गया टेन थीटा का। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, ए क्रॉस बी हमारे पास था 4 स्क्वायर रूट 3 के और ए डॉट बी इक्वल था 4 के। 4 से कैंसिल करेंगे, टेन थीटा को दूसरी तरफ लेके जाके इन्वर्स करेंगे और कैलकुलेटर में लिखने से बेटा आंसर आएगा हमारे पास 60 डिग्री और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट इज द एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड द स्टोन इज ड्रॉप हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। स्टेटमेंट में कहा जा रहा है एक हेलीकॉप्टर इस स्पीड से बेटा ऊपर की तरफ जाता है और इतनी हाइट पर पहुंचने के बाद एक पत्थर को जमीन की तरफ फेंकता है। आपने फाइंड आउट करना है वो पत्थर कितनी देर में कितने टाइम में जमीन से टकराएगा। इनिशियल वेलोसिटी दे दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी को आप वी आई से भी लिख सकते हैं, यू से भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। वो है बेटा हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकेंड और हाइट है बेटा हमारे पास -156.8 मीटर। नेगेटिव साइन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन जो है बेटा हमारे पास वो है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमने फाइंड आउट करना है। एक इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्र। इनिशियल वेलोसिटी को हमने यू से लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ओवर टू ए टी स्क्र। यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू पुट की सबसे पहले 156.8 और इनिशियल वेलोसिटी यू 19.6 मल्टीप्लाई बाय टी। टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए हम इसको यहाँ पर पुट नहीं करेंगे और प्लस था ये नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से हो जाएगा नेगेटिव 1/2 9.8 टी स्क्र। 2 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे ये रह जाएगा 4.9 और ये दोनों वैल्यूज़ को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएँगे इज़ इक्वल टू के तो इक्वेशन बनेगी 4.9 टी स्क्वायर माइनस 19.6 टी माइनस 156.8 इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा हम 4.9 से इन तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे और तीनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो बेटा 4.9 से कैंसिल होकर टी स्क्वायर रह जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 40 और इस वैल्यू को 4.9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 32। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते जो हमने बच्चों मैथमेटिक्स में पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मतलब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो गौर से सुनिएगा। मिडल टर्म ब्रेकिंग में हम सेंटर वैल्यू को ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में और उन दोनों को सम करके आंसर बेटा ये सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने इसको ब्रेक किया -80 प्लस 40, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -40 और मल्टीप्लाई करने पर आंसर आना चाहिए इन दोनों के मल्टीपल के, मतलब 32 टी स्क्वायर आना चाहिए। 8 4 ज़ा 32 होता है तो बेटा ये बन जाएगा 32 टी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों में से टी कॉमन आएगा और इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी टी माइनस 8 टी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेट सेपरेट 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड और यहाँ से आंसर आएगा टी इज इक्वल टू -4 सेकेंड के 4 दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम के दो आंसर आए 8 सेकेंड और -4 सेकेंड। टाइम बच्चों कभी नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम कहेंगे ये इनवैलिड है और ये वाला आंसर बेटा वैलिड है और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2.3।
magnitude of a plus b is equal to magnitude of a minus b, then prove that a and b are perpendicular to each other. given डाटा में आपको a plus b का मैग्नीट्यूड इक्वल कहा गया है a माइनस b के, इन दोनों के दरमियान एंगल शो करना है कि वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो सोल्यूशन में हमने इन दोनों वैल्यूज को लिखा, गिवन कंडीशन को लिखा, दोनों साइड पर जब हम स्क्वायर लेंगे तो बेटा ये होल का स्क्वायर है, फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पर बेटा ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू जो है इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस होगी। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज प्लस होकर आएंगी हमारे पास, और ए बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर 4 जो है बेटा डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आंसर आया ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। मतलब डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 उस वक्त होता है जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कॉस थीटा को हम 0 के इक्वल करेंगे, और कॉस दूसरी तरफ जाकर इज इक्वल टू के कॉस इनवर्स बनेगा, और कॉस इनवर्स 0 जो है 90 के इक्वल आएगा। कैलकुलेटर में भी आप चेक कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 2.4 न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, गौर से सुनिएगा। A body of mass m is at rest, exploded into three pieces, two of which of mass m divided by 4 each are thrown off in the perpendicular direction with velocity of 3 meter per second and 4 meter per second respectively. Find the velocity of the third piece with which it will be blown away. स्टेटमेंट में बच्चों आपको कहा जा रहा है हमारे पास एक बोट ब्लास्ट होती है, तो बेटा वो 3 पीसेस में डिवाइड होती है। फर्ज करें सेंटर में वो ऑब्जेक्ट मौजूद था जो ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद बेटा उसके 3 पीसेस होते हैं, एक ये और तीसरा ये। जो तीसरा पीस है बेटा उसका मास डबल है इन दोनों से, और ये दो पीसेस की आपको वेलोसिटी दे दी गई और कहा गया ये दोनों पीसेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने इस तीसरे पीस की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और इसकी डायरेक्शन के बारे में बताना है। डायरेक्शन तो बेटा क्लियर होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम 0 था तबाह होने से पहले उस ऑब्जेक्ट का, और जैसे ही वो ब्लास्ट हुआ तो बेटा ये इस डायरेक्शन में गया, ये इस डायरेक्शन में गया, तो कंबाइन मोमेंटम इनका बेटा रिजल्टेंट मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा, और इसके अपोजिट जो आधी बॉडी थी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तबाह होने से पहले का मोमेंटम तबाह होने के बाद के मोमेंटम के इक्वल होता है। तो बेटा गिवन डाटा में हम लिखेंगे मैसेज ऑफ फर्स्ट टू पीसेज m डिवाइडेड बाय 4, m डिवाइडेड बाय 4 मतलब 1/4 मैस है दोनों पीसेस का, इन दोनों का, और वेलोसिटीज हैं 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड। मास ऑफ थर्ड पीस, टोटल मास में से इन दोनों मैसेज को हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हाफ मास आएगा टोटल का। मतलब अगर फर्ज करो 4 केजी की टोटल बॉडी थी, 1 केजी ये था, 1 केजी ये था, तो बेटा ये होगा 2 केजी। mass of third object आया m divided by 2, since the momentum of two pieces are perpendicular, इन दोनों का मोमेंटम हमारे पास परपेंडिकुलर था, तो मोमेंटम पहले फाइंड आउट करते हैं। मोमेंटम का फार्मूला था mv, m1 जो था बेटा वो हमारे पास m/4 था, तो यहाँ पर लिखा m/4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मोमेंटम आया हमारे पास फर्स्ट बॉडी का 3m डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह दूसरे मैस का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, p2 जो है बेटा वो इक्वल आएगा m डिवाइडेड बाय 4 मास ऑफ सेकंड बॉडी और वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कट जाएगा तो मोमेंटम आएगा m के इक्वल। अब हमने इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना है, तो दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इस मोमेंटम को और इस मोमेंटम को ऐड करके स्क्वायर लेंगे और फिर स्क्वायर रूट, जैसे हमने पैथागोरस थ्योरम में किया था रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसका रिजल्टेंट ये सेंटर में बनेगा। और यहाँ पर बेटा जब इन दोनों का स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस 16m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। एलसीएम लेंगे और एलसीएम करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा आंसर आएगा कंबाइंड मोमेंटम 5m डिवाइडेड बाय 4। और जो तीसरा मोमेंटम था, मतलब इस बॉडी का जो मोमेंटम था, इस मैस का जो मोमेंटम था, जो इसका तीसरा पार्ट है, वो इक्वल होगा बेटा हमारे पास मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यहाँ पर मोमेंटम जो तीसरे का है वो इक्वल होगा बेटा इस मोमेंटम के, तो हम यहाँ पर ई p3 की जगह पर ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी आएगी 2.5 मीटर पर सेकंड। ये वो वेलोसिटी है जिससे ये बेटा तीसरा मैस जो है, तीसरा पार्ट जो है ये मूव करेगा, तो हम आंसर लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस इज 2.5 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द रिजल्ट ऑफ द अदर टू। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास
2.5 numerical, a cricket ball is hit upward with the velocity 20 meter per second at an angle of 45 degree with the ground. Find the time of flight, maximum height and horizontal range. आपको कहा जा रहा है बेटा एक क्रिकेट बॉल है जिसको अपवर्ड हिट किया गया है इस वेलोसिटी से और वो ये एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ मतलब एक्स एक्सिस के साथ। फाइंड करना है आपने टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे हम u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप वी भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था 2 vi sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अगर हमने यहाँ पे u यूज़ किया है तो बेटा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। u की जगह vi भी लिख सकते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2.9 सेकेंड। कैलकुलेटर पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास मैक्सिमम हाइट जो है उसका फार्मूला था vi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से रिप्रेजेंट किया तो बेटा ये बन जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। वैल्यूज पुट करेंगे और कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो बेटा हाइट आएगी हमारे पास 10.2 मीटर और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज का फार्मूला था वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इनिशियल वेलोसिटी की जगह यू था तो बेटा हम यहाँ पर ये सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो रेंज आएगी हमारे पास 41.0 मीटर। मतलब क्रिकेट बॉल इतनी दूर तक जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 2.6 न्यूमेरिकल। अ 20 ग्राम बॉल हिट द वॉल ऑफ a squash court with a constant force of 50 Newton. If the time of impact of force is 0.50 second, find the impulse. आपको मैस दे दिया गया है, फोर्स दे दी गई है, टाइम दे दिया गया, आपने जस्ट इम्पल्स फाइंड आउट करना है। इम्पल्स का फार्मूला था हमारे पास एफ मल्टीप्लाई बाई टी। फोर्स और टाइम हमारे पास गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास ये आ गया 25 न्यूटन सेकेंड और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों 2.7 न्यूमेरिकल। अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन द बॉल इज 240 न्यूटन एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकंड। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आपको कहा गया है फुटबॉलर जो है बॉल को किक करता है और जो उसकी एवरेज फोर्स होती है वो होती है 240 न्यूटन और साथ आपको टाइम भी दे दिया। आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है। फोर्स गिवन है, टाइम गिवन है। चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। टोटल इम्पल्स आएगा 60 न्यूटन पर सेकेंड और फुटबॉलर जिस डायरेक्शन में फुटबॉल को हिट करेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम आया 60 kg मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 2.8। आ एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट द हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बम शुड बी रिलीज्ड। स्टेटमेंट जो आपको कहा जा रहा है एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस स्पीड से जा रहा है और जमीन से तकरीबन 8 किलोमीटर अबव है और वो एक बॉम्ब को रिलीज करता है। आपको पता है बॉम्ब कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए जमीन पर नहीं आएगा, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। जैसे प्रोजेक्टाइल का हमने फर्स्ट केस पढ़ा था कि आपको गिवन डाटा में बेटा स्पीड दे दी गई है, हाइट दे दी गई है, एक्सेलरेशन दे दिया गया है। आपने फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस वो बॉम्ब ट्रेवल करेगा। प्रोजेक्टाइल के फर्स्ट केस में बेटा हमने इस हाइट का फार्मूला निकाला था, रिकॉल करवाना चाहूंगा यहाँ पर। वहां पर फार्मूला था एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। वी आई टी इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि बेटा वाई डायरेक्शन में कोई भी हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी। तो बेटा फार्मूला बना था एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्र या ए टी स्क्र। तो बेटा एस की जगह हम एच यूज कर सकते हैं। एच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्र और यहाँ से टाइम का फार्मूला बनेगा T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2s डिवाइडेड बाई जी। और रेंज का फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी या R इज इक्वल टू वी आई टी या फिर R इज इक्वल टू यू टी। इन सारे सिंबल्स को हम यूज कर सकते हैं। पहले टाइम फाइंड आउट करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास टाइम आएगा 40.4 सेकेंड। मतलब बॉम्ब जो है एरोप्लेन से जमीन तक इतने सेकेंड्स में पहुंचेगा और डिस्टेंस कवर करेगा। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होता है आर इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाई बाई टी। इनिशियल वेलोसिटी यू है तो बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आया 8080 मीटर, मतलब 8.08 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास
Why does the range r of a projectile remain the same when the angle of projection is changed from theta to theta prime 90 minus theta? Also show that the complementary angles of projection, the ratio r divided by r prime is equal to 1. आपको बच्चों स्टेटमेंट में कहा गया है कि आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल आपने फाइंड करना है, रेंज रिमेन सेम फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों सबसे पहले आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए। ऐसे एंगल जिनको बेटा ऐड करने से आंसर 90 डिग्री आए, जैसे फॉर एग्जांपल 45 को 45 में ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो हम कहेंगे 45 और 45 ये दोनों जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करें तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो 30 और 60 जो है वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। हमने प्रूव करना है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में रेंज सेम रहती है। टॉपिक में भी हमने देखा था कि 60 और 30 की रेंज सेम रहती है। अब मैथमेटिकल प्रूव करना है। सपोज करते हैं कि एक एंगल 30 है तो दूसरा एंगल है हमारे पास 60। ये कोई भी हो सकते हैं, बस उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री आना चाहिए। तो पहले हम 30 डिग्री के ऊपर चेक करते हैं रेंज, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा R इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। थीटा अगर 30 डिग्री है तो बेटा ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 60, और यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, और ये फार्मूला बन गया हमारे पास वी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2g। अब इसी तरह बेटा हम 60 डिग्री पर चेक करेंगे रेंज। तो बेटा 60 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे, साइन 120 डिग्री जो होता है बेटा हमारे पास ये इक्वल होगा साइन 180 डिग्री माइनस 60, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके आंसर 120 आता है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है जो कि हमारे पास इक्वल होगा साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री के। और यहाँ पर बेटा दोबारा से रेंज का फार्मूला वही आया बी स्क्र स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2g। मतलब ये रेंज इक्वल आई बेटा हमारे पास इस रेंज के। थीटा प्राइम इक्वल होता है साइन थीटा के, तो बेटा हमारे पास वो वैल्यूज सेम रही। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है इन दोनों को r और r प्राइम को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो साइन 60 और साइन 120 पर सेम वैल्यूज देता है, तो बेटा ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और बेटा हमारे पास आंसर आएगा 1। और यही हमने बेटा प्रूफ करना था। अगर आप यहाँ पर 120 की वैल्यूज भी पुट करोगे साइन 120 की, तब भी आंसर सेम आएगा, इसमें परेशान नहीं होना। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 2.10 न्यूमेरिकल। और ट्रॉली ऑफ mass 1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड collide with the similar trolley at rest. After collision, the first trolley come to rest and the second trolley start moving with velocity 1 meter per second in the same direction. Show that it is an example of elastic collision. इसके दो पार्ट्स हैं इस न्यूमेरिकल के, पहला पार्ट अलग सॉल्व करेंगे, दूसरा पार्ट अलग। सवाल में कहा जा रहा है एक ट्रॉली है जिसका वजन आपको दे दिया गया 1 केजी और वो इस स्पीड से मूव कर रही थी, और फिर यही ट्रॉली दूसरी सेम ट्रॉलीज को हिट करती है, और हिट करने के बाद ये पहले वाली ट्रॉली रेस्ट पर आ जाती है और दूसरी ट्रॉली मूव करना स्टार्ट कर देती है इस स्पीड के साथ। गिवन डाटा में लिखेंगे मैस 1 और मैस 2 इक्वल था 1 केजी। पहली ट्रॉली की वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड और वो रेस्ट पर थी टकराने से पहले। टकराने के बाद पहली ट्रॉली रेस्ट पर आ गई यानी V1 प्राइम जो है वो 0 हो गया, और दूसरी ट्रॉली मूव करना स्टार्ट कर दी, मतलब V2 प्राइम 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन हमने प्रूव करना है, तो इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हम लिखेंगे टोटल मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी बिफोर और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। काइनेटिक एनर्जी बेटा पहले पहली ट्राली मूव कर रही है और टकराने के बाद दूसरी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी आएगी पहली ट्राली की, मतलब 1/2 mv²। मैस भी 1 था, वेलोसिटी भी 1 थी, और टकराने के बाद भी सेम मैस था, सेम वेलोसिटी थी, तो बेटा हमारे पास दोनों की काइनेटिक एनर्जी आएगी 0.5 जॉल इज इक्वल टू 0.5 जॉल। इसी तरह बेटा मोमेंटम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बिफोर मोमेंटम इक्वल होगा आफ्टर मोमेंटम के। तो बेटा मैस भी 1 था, वेलोसिटी भी 1 थी, और टकराने से पहले जो दूसरी ट्रॉली थी वो बेटा उसकी वेलोसिटी 0 थी, और टकराने के बाद पहली ट्रॉली की वेलोसिटी 0 थी, तो बेटा यहाँ से भी मोमेंटम दोनों का कंजर्व आएगा, सेम आएगा। तो हम कहेंगे मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, और इट इज एन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट इसी का दूसरे पार्ट में कहा गया आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद द वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड। शॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन।
अब आपको कहा जा रहा है यही सेम सिनेरियो, लेकिन टकराने के बाद अब दोनों ट्रॉलियाँ जो हैं वो कंबाइन हो गई हैं और इस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। अब ये इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल प्रूव करनी है। इनइलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती थी। तो मोमेंटम तो बेटा सेम आएगा हमारे पास 1-1। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा हमारे पास आएगी, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv², जो कि बेटा आई थी 0.5। लेकिन टकराने के बाद जब वो कंबाइन होंगी, मास बढ़ने की वजह से बेटा उनकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी फाइनल आएगी 1/2। मास अब 2 हो गया है, क्योंकि दोनों कंबाइन हो गई हैं। तो बेटा मास की जगह हम 2 लिखेंगे और वेलोसिटी थी उसकी 0.5। स्केयर लेने के बाद इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.25 जाउल। मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रही, पहले थी काइनेटिक एनर्जी 0.5 और बाद में आई टकराने के 0.25 जाउल, क्योंकि थोड़ी-सी काइनेटिक एनर्जी इस केस में हीट और साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी और यही हमने बेटा प्रूव करना था। नेक्स्ट है बेटा 2.11 न्यूमेरिकल। अ रेलवे वैगन ऑफ मास 4 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4 kg मूविंग विद द वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड कोलाइड विद अनदर वैगन ऑफ मास 2 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4 kg which is at rest. They stick together and move off together. Find their combined velocity. आपको स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ये रेलवे वैगन है और उसका मास आपको दे दिया गया और उसकी वेलोसिटी दे दी गई, और जब वो कोलाइड करेगी एक और वैगन के साथ जिसका मास आपको दिया गया 2 मल्टीप्लाई 10 raised to power 4 kg और वो रेस्ट पर थी। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगी और उनकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सेम गिवन डाटा में हम मास 1 वेलोसिटी 1 मास 2 वेलोसिटी 2 को लिखेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। टकराने के बाद दोनों मासेस कंबाइन हो गई थी, दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई, मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगी। मास 1 वेलोसिटी 1 मास 2 वेलोसिटी 2 और इसी तरह इन दोनों के मासेस को ऐड किया और जब इस वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। मतलब टकराने के बाद वो इस वेलोसिटी से मूव करेगी और यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है बेटा 2.12 न्यूमेरिकल। अ कार विद मास 575 kg मूविंग एट 15 मीटर पर सेकंड smashes into a rear end of the car with the mass of 1575 kg moving at 5 meter per second in the same direction. What is the final velocity if the wrecked car locked together? How much kinetic energy is lost in this collision? आप बेटा जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया था वैसे ही बेटा यहाँ पर आपको दो कार्स दी गई हैं, दोनों की वेलोसिटीज दे दी गई और टकराने के बाद ये भी दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। आपने बच्चों फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो ज़ाया होगी कोलिजन होने से वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा में मास 1 लिखा, फिर वेलोसिटी 1 लिखी और फिर मास ऑफ सेकंड कार, वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार। टकराने के बाद दोनों कंबाइन हो जाएंगी तो बेटा m1 को ऐड कर देंगे हम 2 में। फाइंड करनी है बेटा हमने फाइनल वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, पहली बॉल का मोमेंटम प्लस दूसरी बॉल का मोमेंटम, टकराने के बाद दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी तो बेटा उसको हमने v से रिप्रेजेंट किया। तो v का फार्मूला बना m1u1 प्लस m2u2। u जो है इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास वेलोसिटी आएगी 7.67 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हम पहले इस कार की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे और फिर दूसरे कार की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहली कार की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरी कार की काइनेटिक एनर्जी और ये वैल्यूज पुट करने के बाद बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा ये, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बेटा फार्मूला बनेगा 1/2 mv²। m1 प्लस m2 मतलब टकराने के बाद दोनों जो कार्स थी बेटा वो आपस में अटैच हो गई थी, इसलिए हम दोनों मैसेज को ऐड करेंगे और दोनों की काइनेटिक एनर्जी कंबाइन होगी यहाँ पर। तो बेटा हमारे पास टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी आई ये। अब हमने एनर्जी डिफरेंस निकालना है, जो टकराने में थोड़ी सी एनर्जी ज़ाया हुई है वो इक्वल आएगी बेटा हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी ये, और यही हमारे पास फाइनल आंसर था। तो फाइनल वेलोसिटी आई 7.67 मीटर पर सेकेंड और काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई हमारे पास ये 21,086 जाउल, और यही हमने फाइंड आउट करना था। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।